हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज एक न्यूज़ लेके आया हूँ जिसमें कि आपका हैदराबाद को जो है आपका वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो बेसिकली हैदराबाद को एक वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जा रहा है। एमिड कोरोना जो है, कोरोना वायरस जो आया है आपका, बेसिकली चाइनीज़ वायरस है ये। तो कोविड-19 को लेके हैदराबाद को ही क्यों कहा जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में इतने सारे सिटीज़ हैं, इतनी सारी डेवलप्ड कंट्री हैं, बट हैदराबाद को ही क्यों कहा जा रहा है। तो इस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम जो है ये जान लेते हैं कि इंडिया इज़ अ की प्लेयर। इंडिया जो है की प्लेयर है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर आप इंडिया के मैप के अंदर जोग्राफिकल लोकेशन भी देखें तो इंडिया के अंदर जो भी वैक्सीन बनेगी वो पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एक तो इंडिया की है, उसके बाद बगल में चाइना की है, उधर अभी टेंशन चल रही है, उधर आपका जो है यूएस की है। तो काफ़ी हद तक हम कनेक्टेड हैं और बहुत जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चेन सिस्टम, सप्लाई चेन सिस्टम जो है आपका। बट यही रीज़न तो नहीं हो सकता है, कुछ और रीज़न है। तो धीरे धीरे चलते हैं उन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहला तो हैदराबाद है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है पुणे। तो मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री है। एक सिंगल इंडस्ट्री का अगर नाम लेंगे, इकलौती इंडस्ट्री, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। और अकेले इंडिया में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की 60% वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर होती है अकेले इंडिया में 60% मैन्युफैक्चर होती है। बट सीरम इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि पुणे में है। और कुछ जो है इंडियन कंपनी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी लीडिंग है, उनका मैं नाम बताता हूँ। पहली तो सीरम इंस्टीट्यूट, उसके बाद भारत बायोटेक, जायडस, उसके बाद मैनवैक्स है। और भी हैं, मैंने 3-4 नाम आपको बताया है। बेसिकली अगर हैदराबाद को आप देखेंगे तो $1.5 से $2 बिलियन का जो है वो एनुअली जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है। और उस $1.5 से $2 बिलियन में $1+ बिलियन यानी कि $1 बिलियन से ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। और ये अगर एक्सपोर्ट को देखेंगे आप तो 20% इंक्रीज़ हो रहा है एनुअली। 20% जो है इंक्रीज़ हो रहा है एनुअली। अब आते हैं मुद्दे पे। हैदराबाद के अंदर जो है आपका 2500 जो है आपका कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़, 2500 फार्मा कंपनीज़ हैं और 200 एपीआई यूनिट हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो दवाई का आपका रॉ मटेरियल होता है उसके 200 यूनिट है। लेकिन बेसिकली हम चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इस पर काम जो है इंडिया में शुरू हो चुका है एपीआई बनाने पे। 2500 फार्मा कंपनी है। और आप बेसिकली देखोगे तो हैदराबाद जो है आपका, वहीं पे इतनी सारी फार्मा कंपनी क्यों है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, तो बेसिकली आपका जो है देखा जाए तो आपका हैदराबाद में क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है IDPL, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। IDPL ये एक सरकारी कंपनी है जो 1961 वे बैक जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था 1961, उस समय बनाई गई थी, सरकारी कंपनी थी। और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो मेन हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली में है। बाकी जगह भी हैं इनके, हैदराबाद, गुड़गांव और ऋषिकेश। मेन तो आपका दिल्ली में है, हैदराबाद, गुड़गांव और ऋषिकेश में जो है आपका रिसर्च यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। तो बेसिकली जो ये जवाहरलाल नेहरू ने जो IDPL को जो है आपका इस्टेब्लिश किया था, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1961। तो इसका मेन जो था ये कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना है दवाइयों में, कि भाई हमें दवाइयों पे किसी और पे निर्भर ना होना पड़े, हम दवाइयाँ अपनी खुद बनाएंगे। इस एम के साथ पंडित नेहरू ने जो है 1961 में इसकी स्थापना की थी 4 जगहों पे, जैसा कि मैंने आपको, मेन हेडक्वार्टर दिल्ली, हैदराबाद के बाद आपका गुड़गांव और ऋषिकेश और हैदराबाद में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और रिसर्च सेंटर है। दिल्ली आपका जो है आपका मेन हेडक्वार्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं आगे। तो बेसिकली हुआ क्या, गवर्नमेंट कंपनी थी, तो इसमें जो लोग लगे थे बेसिकली वो जब रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद इन्होंने जो है अपनी अपनी कंपनियां खोलना चालू करी।
हैदराबाद में। अब भाई हैदराबाद जो है, हैदराबाद में क्यों करी, क्योंकि जो आपका आईडीपीएल का जो आपका बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग बेसेस थे, एपीआई वगैरह मिल जाता था, जो रॉ मटेरियल था वो मेनली हैदराबाद में था, तभी हैदराबाद में एक खुली है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग बेसिस का काफ़ी बड़ा था, आराम से एपीआई वगैरह जो है यहाँ मिल जाती थी, तो इसलिए जो है आपका हैदराबाद में खुला। रिटायर होते गए आईडीपीएल से, उन्होंने हैदराबाद में खोल दिया, और हैदराबाद को हम थैंक यू कहते हैं, इतने अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर निकले कि रिटायर होने के बाद घर नहीं बैठे, उन्होंने खोला, इन्वायरमेंट उनको अच्छा मिला, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट था, प्रॉमिसिंग इन्वायरमेंट था, और वो खोलते गए। खोलने के बाद जब आप देखोगे तो इनको इनिशियल बिजनेस जो है कहाँ से मिला, आईडीपीएल से मिला। भाई आईडीपीएल ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू करा, इनिशियल बिजनेस इनको आईडीपीएल से मिला। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि आईडीपीएल को काफ़ी हद तक ये फुलफिल करते गए, उसके बाद ये धीरे धीरे एक्सपोर्ट में जाते गए। आज के टाइम में देखा जाए तो आईडीपीएल को ये खा गए हैं। आईडीपीएल होने को तो सरकारी जो है कंपनी है, बट आज के टाइम में बहुत लॉस में चल रही है, तो गवर्नमेंट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसको बेल आउट करें या इसको जो है सेल कर दें, स्टेक इसको सेल करके जो है इसको प्राइवेट बना दें। तो ठीक है, एक कंपनी गई, लेकिन बदले में हम जो है फार्मा इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर टारगेट किया गया है, जस्ट फार्मा इंडस्ट्री। हैदराबाद को सिर्फ एक चीज़ में टारगेट किया गया है, और आज वो पूरे वर्ल्ड में छाई है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि हम एक चीज़ को टारगेट करके हम जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है अच्छा सेचुरेट कर सकते हैं। एक नीश में अगर प्रॉपर हम घुस जाएं और उस चीज़ में एडवांस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके उसके बाद जो है तेलंगाना गवर्नमेंट, बेसिकली हैदराबाद आपका तेलंगाना में आता है ना, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है आपका इस पर टैक्सेस भी काफ़ी नहीं बढ़ाए हैं, टैक्सेस भी काफ़ी मिनिमल रखे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट का एजम्पशन है कि अगले 10 से 15 सालों में $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। इसीलिए जो है इसको हैदराबाद फार्मा सिटी जो है ये पूरी डेवलप करने जा रहे हैं 20,000 एकड़ में। प्रिसाइसली देखेंगे तो 19,000 समथिंग एकड़ है, लेकिन 20,000 एकड़ में, और यहाँ पे इनको 64,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आने का जो है संभावना है। और उसके बाद देखेंगे तो दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है घोषित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके एक पर्टिकुलर सिटी किस हाइट तक जा सकता है। तो अदर स्टेट को भी इससे सीखना चाहिए, बेसिकली जो है आपका अदर स्टेट को भी इससे सीखना चाहिए कि जो है हम भी एक प्रॉपर क्लस्टर बना लें। नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आराम से जो है आपका इथेनॉल प्रोसेसिंग क्लस्टर बड़े आराम से बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप बिहार, पंजाब और आपका यूपी वाला बेल्ट देखेंगे तो वहाँ गन्ना बहुत ही अथाह मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में होता है, और उसके बाद वो शुगर मिलों को बेचते हो आप, उसके बाद सालों साल पैसा नहीं आता है। अगर यहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगा दिए जाएँ और गन्ने से अगर हम जो है इथेनॉल बनाना शुरू करें और 20% ब्लेंड करना शुरू करें पेट्रोल के साथ, तो उनको हाथों हाथ पैसा मिलेगा। किसानों के हाथों हाथ पैसा क्या, हमारा 20% ब्लेंड करेंगे आपका जो है पेट्रोल के साथ, तो पोल्यूशन लेवल भी डाउन होगा। आजकल फ्लैक्स इंजन भी आते हैं, पेट्रोल इंजन या फिर एथेनॉल इंजन। तो जो आपकी नॉर्दर्न बेल्ट है, बिहार हो गया आपका, यूपी हो गया, पंजाब, इसको हम जो है इसमें ला सकते हैं। आप जो है आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में, कितना बाम्बू होता है वहाँ पे। तो बाम्बू जो होता है, बांस, उसके बहुत फ़ायदे हैं, उसके अथाह फ़ायदे हैं। उसके हैंडीक्राफ्ट जो है आप काफ़ी हद तक उसको हैंडीक्राफ्ट बना सकते हो। उसके बाद जो है आपका अलग अलग इंडिया के एरिया में जाइए, मसालों में तो हम फिर भी बहुत आगे हैं। ठीक है, आपके जो कोस्टल एरिया हैं इंडिया के, जितने भी कोस्टल आपके स्टेट हैं फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, तो मेरा मानना ये है कि अगर हम जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपका यूपी बिहार वाला मेनली अगर बात करें, तो यूपी बिहार में जो आप धान होता है, यानी कि राइस जो होता है आपका, पैडी जो होता है, उसको हम एक हिसाब से जो है आपका नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से बैन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उस धान की खेती को वहाँ से पूरी तरह से बैन लगा के शिफ्ट करके उठा के कोस्टल प्लेन में डालते हैं। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं मेनली, अगर उनमें डाल दें
तो उनमें बहुत ही आराम से जो है वो धान जो है आपका राइस प्रोड्यूस भी हो जाएगा, इंडिया में भी आ जाएगा और बहुत आराम से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आज के टाइम में कह रही है कि हमारे एफसीआई के गोदाम जो है काफ़ी हद तक ओवरफ्लो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम ले भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो फार्मर के लिए कुछ पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली हम देखें तो हम अपने एक एक स्टेट को जो है एक एक क्लस्टर के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट भी देखा जाए तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, जो हमारी नॉर्दर्न हिंदी हार्टलैंड की बेल्ट है, यहीं पे है। तो किस तरह से हम यहाँ पे जो है आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, जो आपका वैल्यू एडिशन किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एक नींबू का अगर हम लें, जैसे अगर आपके नींबू के बाग हैं, उस नींबू के बाग से आप डायरेक्ट नींबू तोड़ के मार्केट में बेच रहे हो तो शायद वो रेट आपको ना मिले, अगर लेकिन नींबू का अचार बना के आप बेचो तो वो आपको डबल से ज़्यादा रेट मिलेगा सेम गन्ने के साथ। एक तो मैंने जैसे इथेनॉल का बता दिया, तो गवर्नमेंट लेवल पे है। पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, अगर गन्ने का रस का अगर हम गुड़ बना के बेचें तो दैट इज़ अ वैल्यू एडिशन, वो हमको उसका अलग मिलेगा। अब जैसे हल्दी है, किसान क्या करता है, हल्दी उखाड़ा और उसके बाद जो है धो धा के मार्केट में बेच दिया, बहुत ज़्यादा करा तो उसको जो है पानी में उबाल के सुखा के बेच दिया। उसकी अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करके पाउडर बना के बेचें तो इस तरह से जो है हम किसानों का भी उद्धार कर सकते हैं और जो है एक एक क्लस्टर बना के हर राज्य के अपना जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन जो है इसमें काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे आगे बढ़ती है, इस चीज़ को आगे प्लान करती है, तो इंडिया की जो है इकनॉमी के लिए काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ होगी। तो हमें इस हिसाब से इसी प्रोसेस पे जो है आगे बढ़ना चाहिए। इससे जो है इंडिया काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट भी हो जाएगा। किसानों की आय जो डबल करनी है 2022 तक, इससे कई गुना बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए और इस चीज़ पे आगे बढ़े तो काफ़ी हद तक बेटर चीज़ रहेगी इसमें। थैंक यू।